हेलो गाइस, वेलकम टू दी ऑनलाइन कोचिंग। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलन पिस्टल इंट्रोडक्शन। साथ ही इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो रीड वेरी केयरफुली। तो होता क्या है परागस्थिकेसर शकर्षण, यानी व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंट्रोडक्शन। जो एंथर होता है, जो परागकोश होता है, वो 2 टाइप्स ऑफ पॉलन को रिलीज करता है, राइट पॉलन और रॉन्ग पॉलन, यानी जिसे एनसीईआरटी में संयोग्य और अयोग्य परागकण कहा गया है। ठीक है, संयोग्य और अयोग्य परागकण। इनमें से कुछ पॉलन सेम प्लांट के भी हो सकते हैं और कुछ डिफरेंट प्लांट के या डिफरेंट स्पीशीज के भी हो सकते हैं। सो वी नो वेरी वेल कि जो पिस्टल होती है वो डिफरेंट प्लांट के पॉलन को ज़्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि उसमें वेरिएशंस है, यानी उसमें क्या है, आनुवंशिक भिन्नताएं हैं। और जो पिस्टल है वो चाहती है कि उसके पास कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आगे चलकर उसकी हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से जो स्टिग्मा होती है उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन्स आ जाते हैं, जिसमें से कुछ राइट होते हैं और कुछ रॉन्ग। तो यहाँ पर होता क्या है कि पॉलन और पिस्टल दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है, कुछ कन्वर्सेशन होता है, जिसे हम लोग कंटिन्यूस डायलॉग्स कहते हैं। और क्योंकि ये डायलॉग्स इंट्रैक्शन के फॉर्म में होती हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, क्या होते हैं, सिग्नल्स। ठीक है, तो जो पॉलन होते हैं वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि सिग्नल के फॉर्म में हमारी पिस्टल तक पहुंचते हैं। और जो पिस्टल होती है उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास ये पावर है कि वो उस पॉलन को रिकॉग्नाइज कर पाए, उसे आइडेंटिफाई कर पाए कि वो राइट है या रॉन्ग है। अगर पॉलन राइट होता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और पोस्ट इवेंट्स यानी पश्च घटनाओं के लिए उसे प्रोत्साहित करती है और उसी के साथ निषेचन कर लेती है। लेकिन अगर पॉलन रॉन्ग है तो वो क्या करती है, उसे रिजेक्ट कर देती है। अगर पॉलन अयोग्य है तो वो क्या करती है, उसे रिजेक्ट कर देती है और या फिर परागकण के जो अंकुरण होता है उसे वर्तिका पर अंकुरित नहीं होने देती, और या फिर उसकी पॉलन ट्यूब को वो ग्रोथ नहीं करने देती। ठीक है, तो इस तरीके से जो पिस्टल होती है, जो फीमेल पार्ट होता है, वो सिर्फ क्या करती है, राइट पॉलन को ही एक्सेप्ट करती है, रॉन्ग पॉलन जितने भी होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दी जाती है। तो इस तरीके से अब हमारे स्टिग्मा पर सिर्फ राइट पॉलन्स हैं। तो पॉलन के बारे में हम क्या जानते हैं कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर होती है, यानी व्यास। ठीक है, व्यास इसका कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। और हम जानते हैं कि जो पॉलन है उसकी जो आउटर कवरिंग यानी जो बाह्य आवरण होता है वो स्पोरोपोलन का बना होता है, जो कि दृढ़ प्रतिरोधक क्षमता यानी हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, जिसे रिमूव करना ईजी नहीं होता। ठीक है, जिस स्थान पर स्पोरोपोलन अनुपस्थित होती है, जहाँ पर ये एब्सेंट होती है, वहाँ पर एक पोर होता है जिसे हम लोग जर्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, और इसी जर्म पोर यानी इसी जनन छिद्र के माध्यम से जो परागकण के जो नरयुग्मक होते हैं वो इसी केसर यानी पिस्टल में पहुँचाए जाते हैं। तो अब क्या करती है, जो परागकण होता है, जो परागकण होता है वो क्या करता है, अंकुरण करता है और पराग नलिका का निर्माण करता है, जो कि वर्तिका और वर्तिकाग्र के ऊतकों की सहायता से वृद्धि करती है और अंडाशय में वृद्धि करती हुई वो बीजांड द्वार में प्रवेश करती है, यानी माइक्रोपाइलर एंड पर क्या करती है, वो प्रवेश करती है। तो जो पिस्टल की जो पॉलन ट्यूब होती है वो माइक्रोपाइलर एंड पर ही क्यों एंट्री करती है, क्योंकि वहाँ पर फिलिफॉर्म एपरेटस यानी तंतुमय सामुच्च उपस्थित होते हैं, और जो फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं वो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं और वो बताते हैं कि उसे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पर ही हमारी सहायक कोशिकाएं यानी सिनर्जिड प्रेजेंट होती हैं, तो इसीलिए जो पॉलन ट्यूब होती है वो सबसे पहले आकर माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री लेती है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी जब हम पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, तब हमने वहाँ देखा था कि वहाँ पर डिवीजन के बाद 2 सेल्स बन रही थी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। 40% केसेस में जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाती है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर टोटल 3 सेल होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल यानी एक काय कोशिका जो कि न्यूट्रिशन का काम करती है, और 2 जनन कोशिका यानी जनरेटिव सेल जो कि नरयुग्मक की तरह कार्य करते हैं। बट इन दिस केस जब हमारी सिर्फ एक जनरेटिव सेल होती है, तो इस कंडीशन में तो वो जनरेटिव सेल क्या करती है, पिस्टल में आने के बाद पॉलन ट्यूब में यहाँ कहीं डिवाइड करती है और अपनी ही तरह एक डुप्लीकेट सेल बना लेती है, जिसके कारण वहाँ पर टोटल 3 सेल हो जाती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल। ठीक है, तो यानी अगर पहले हमारी 3 सेल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी बाद में 2 सेल होती हैं तो वो आगे चलकर डिवीजन कर लेती हैं, जिसके कारण वहाँ पर 2 सेल ऑलरेडी बन जाती हैं। अब हमारे नरयुग्मक यानी जो
मेल गैमेट है वो वापस ना चले जाए, इसीलिए यहाँ पर प्लगिंग होती है, जिसे हम लोग कैलोस प्लग कहते हैं। ठीक है, कैलोस प्लग। ये क्या करते हैं, हमारे मेल गैमेट को बाहर नहीं जाने देते, और जो मेल गैमेट होते हैं वो सीधा अब अंदर ही क्या करते हैं, वो एंट्री करते हैं। एनसीईआरटी में जो प्रैक्टिकल दिया है उसके हिसाब से अगर हम किसी भी पोलन में पोलन ट्यूब की ग्रोथ को देखना चाहते हैं, तो जब हम 10% शुगर सॉल्यूशन को उन पोलन के साथ मिक्स करते हैं, तो क्योंकि पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और जो शुगर होती है बेसिकली सुक्रोज और ग्लूकोज, ठीक है, तो उसमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन होता है। तो हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो अवेलेबल होते हैं, जैसे मटर हो गया, पायसम सटाइवम, चने के पौधे को हम ले सकते हैं, हिबिस्कस हो गया, और एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया, जिसे सामान्य भाषा में गुलमेहंदी कहते हैं, तो इसके भी पोलन को हम लोग ले सकते हैं। तो जब हम एक कांच की स्लाइड पर उस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप को डालते हैं और उसके ऊपर जब हम इन पोलन को शेड करते हैं, तो 15 से 30 मिनट बाद लो पावर वाले लेंस के माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें उन पोलन से पोलन ट्यूब की ग्रोथ दिखाई देने लगती है। ठीक है, यानी उन पोलन से पोलन ट्यूब निकलती हुई दिखाई देने लगती है। तो क्योंकि हम एक ड्रॉप की मदद से यहाँ पर पोलन ट्यूब को देख पा रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रैक्टिकल को हम क्या कहते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं एक भ्रूण कोश की। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी 7 कोशिके और 8 केंद्रकी होता है, जिसमें से 3 कोशिकाएं, जैसे हम लोग प्रतिमुख यानी एंटीपोडल सेल कहते हैं, वो निभाग की ओर यानी चलाजल एंड पर, 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होती है, और मध्य में हमारा द्वितीय केंद्रक यानी पोलन न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक की ये स्ट्रक्चर होती है, जो कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस यानी 7 कोशिके और 8 केंद्रकी होता है। दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है। एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं, अतः इसी घटना को द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, यानी एक ही भ्रूण कोश, एक ही एम्ब्रियो सैक में अभी हम देखेंगे कि किस तरह से 2 बार वहाँ पर फ्यूजन होता है। जो पहला फ्यूजन होता है वो अंड कोशिका और नर युग्मक के बीच होता है, जिससे हम लोग वास्तविक युग्मक संलयन या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। ठीक है, सिनगैमी कहते हैं। सेकंड जो फ्यूजन होता है वो द्वितीय केंद्रक यानी पोलन न्यूक्लाई और नर युग्मक के बीच होता है, जिसे हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं, यानी ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से जो पोलन है वो पोलन ट्यूब बनाता है, और जो पोलन ट्यूब है वो ग्रोथ करती हुई माइक्रोपाइलर एंड पर जाती है यानी बीजांड द्वार पर जाती है, और वहाँ पर फिलीफॉर्म एपिटस की हेल्प से वो एक किसी सहायक कोशिका यानी किसी एक सिनर्जिड सेल में वो एंटर करती है। उसी तरीके से जो हमारे नरयुग्मक होते हैं वो भी भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाते हैं। तो टोटल हमारे पास 2 नरयुग्मक हैं, जिसमें से पहला नरयुग्मक जो होता है वो अंड कोशिका यानी एग सेल के साथ फ्यूज करता है, जिसके दौरान वहाँ पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जायगोट बनता है, और इसी हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक युग्मक संलयन या सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी। दूसरा जो फ्यूजन होता है वो नरयुग्मक और द्वितीय केंद्र के बीच होता है। जो नरयुग्मक होता है वो मध्य में जाकर हमारे द्वितीय केंद्र यानी पोलन न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करते हैं, और फ्यूजन के पश्चात वहाँ पर त्रिसंलयन होता है यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है, और वहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी त्रिगुणित संरचना बनती है, जैसे हम लोग PEN कहते हैं, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्योंकि हमारे द्वितीय केंद्रक एक सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, यानी जैसे हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है, PEC यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इस तरह से यहाँ पर 2 बार फ्यूजन होता है। जो पहला फ्यूजन होता है वो हमारे अंड कोशिका
और नरयुग्मक के बीच होता है, जिसे हम लोग वास्तविक संलयन यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी कहते हैं। दूसरा जो फ्यूज़न होता है वो हमारे नरयुग्मक और द्वितीयक केंद्र के बीच होता है, जिसके दौरान PEN बनता है। ठीक है, अब जो PEN होता है वो भ्रूणकोश में, और जो युग्मनज होता है वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, और जो भ्रूणकोश होता है वो भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे किस प्रकार से द्विनिषेचन की क्रिया होती है और वो किस तरह से वो पूर्ण होती है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भ्रूण का विकास होता है, वहाँ पर किस प्रकार से बीज और फल बनते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी निषेचन पश्च घटना में आती हैं। ठीक है, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा द्विनिषेचन ही था, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।